हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन में सीख रहे हैं कि एन फैक्टर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। और वो भी एन फैक्टर किस केस में, यदि कोई एक सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस में किसी एलिमेंट का या एक से ज़्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो उस केस में एन फैक्टर हम किस तरह से निकालते हैं। दो केस हम लोग सीख चुके हैं। पहले केस में एन फैक्टर के लिए हमने बताया था कि अगर कोई एक सब्सटेंस है और उसमें किसी एक ही तरह के एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है तो किस तरह से एन फैक्टर निकालते हैं। दूसरे केस में सिखाया कि अगर कोई एक सब्सटेंस है और एक से ज़्यादा तरह के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है तो उस केस में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। दूसरा वाला केस में एक कंडीशन अप्लाइड था, एक से ज़्यादा तरह के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज तो कर रहा था, लेकिन जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा था या तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था या तो सबका घट रहा था। तो ये दो केस बढ़िया से सीख लेना है। मैक्सिमम टाइम्स जो न्यूमेरिकल्स पूछता है उन्हीं दो क्वेश्चन से आते हैं। आज हम लोग दो तरह का और केस लेंगे और एक स्पेशल केस भी लेंगे। आज का सेशन थोड़ा सा बहुत लंबा नहीं बल्कि थोड़ा छोटा होने वाला है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको ध्यान से देखोगे। तीसरा केस लेते हैं। क्या है तीसरा केस? एन फैक्टर एक सब्सटेंस का, ऐसे सब्सटेंस का जिसमें कि एक तरह के एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे तरह के एटम का रिडक्शन हो रहा है। वन टाइप ऑफ एटम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर टाइप ऑफ एटम इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो उस केस में एन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो देखो भाई, एग्जांपल से हम समझेंगे ही, लेकिन उसके पहले क्या करते हैं ये जानना ज़रूरी है। इस केस में, इन दिस केस, एन फैक्टर इज कैलकुलेटेड either taking case of oxidation or case of reduction। यानी ऐसे केस में एन फैक्टर आप चाहे ऑक्सीडेशन के हिसाब से निकाल लीजिए या रिडक्शन के हिसाब से निकाल लीजिए, दोनों ही बराबर होगा। क्या कह रहे हैं पहले समझोगे। कह ये रहे हैं कि कोई एक सब्सटेंस है तो एक तरह के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरे तरह का एलिमेंट का रिडक्शन हुआ, और वही एक कंपाउंड है जिसमें कि एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो रहा है। तो ऐसे केस में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होगा, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उतना ही गेन होता है। तो हमने सिखाया था कि एन फैक्टर क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन केस में, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मोल ऑफ सब्सटेंस। तो ऑक्सीडेशन में भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उतना ही होगा और रिडक्शन में भी उतना ही होगा, और वही एन फैक्टर हो गया। एक एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और दूसरा वाला ने उतना ही गेन कर लिया, और वही एन फैक्टर हो गया। यानी दोनों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखोगे, एग्जांपल से सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती है। जैसे हमने KClO3 लिया, ये टूटा और गया KClN+O2 में। अब इसमें देखेंगे कि KClO3 का एन फैक्टर हमें निकालना है। क्या सिखाया था? एक कंपाउंड का एन फैक्टर होता है, मॉलिक्यूल का होता है एन फैक्टर, पूरे रिएक्शन का एन फैक्टर नहीं। अलग अलग अगर कंपाउंड है तो अलग अलग कंपाउंड का एन फैक्टर अलग अलग हो सकता है। अब KClO3 का एन फैक्टर हमको निकालना है, तो पहले देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है बेसिकली। तो देखो, पोटेशियम है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड में तो +1 होता है, चेंज नहीं करता। यहाँ भी +1, यहाँ पर भी +1, यानी चेंज नहीं कर रहा। फिर Cl है, तो Cl का कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट भाई? तो Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए सिखाया था कि रफ में क्या कर लोगे,
KClO3 लिख लो, तो Cl पर निकालना है। पोटेशियम का +1 होता है, Cl का x मान लिया और ऑक्सीजन का -2 होता है। जनरली ऑक्सीजन का कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या सिखाया था, -2 होता है। तो 3 एटम है तो -6 इक्वल टू क्या, 0। टोटल चार्ज KClO3 पर 0 है, तो समेशन 0 के बराबर। ये सब तो हम सिखा ही चुके हैं दूसरे लेक्चर में। तो x का वैल्यू कितना आ गया भाई, +5, यानी KClO3 में Cl पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है कि नहीं, +5 है। और ऑक्सीजन पर कितना है, जनरली ऑक्सीजन पर कंपाउंड में -2 होता है। अब जरा राइट हैंड साइड में जाते हैं, K का +1 यहाँ था, यहाँ पर भी +1 है, चेंज तो नहीं कर रहा। Cl का क्या है भाई, इसका +1 तो इसका -1, इसका +1 तो इसका -1। और ऑक्सीजन कोई भी एक एलिमेंट अपने स्टेबल स्टेट में पाया जाता है नेचर में, तो उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या सिखाया था, 0 होता है। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अब जरा देखते हैं KClO3 में कितने तरह के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है। Cl का +5 से -1 हो गया, चेंज कर रहा है। ऑक्सीजन का -2 से 0 हो गया, चेंज कर रहा है। यानी 2 तरह के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है। लेकिन अब जरा देखते हैं किसका बढ़ रहा है, किसका घट रहा है, क्या हो रहा है भाई। तो Cl से इस Cl में गए, बताओ, तो +5 से -1 हो गया, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, घट गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या बोलते हैं, उसका रिडक्शन हुआ। अब इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन में जाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, ऑक्सीजन पर यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, यहाँ पर 0, तो -2 छोटा ना, 0 बड़ा, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये जो है ऑक्सीडेशन हुआ, यानी एक ही कंपाउंड में एक तरह के एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा, दूसरे का रिडक्शन हो रहा, और सिर्फ यही कंपाउंड है जिसमें कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे केस में n फैक्टर क्या होगा, थोड़ा सोचेंगे भी, भगवान ने दिमाग दिया है। बेसिकली होता क्या है कि अगर रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें जितना इलेक्ट्रॉन का लूज होता है, तो लूज होगा तो गया कहाँ भाई, उसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का उतना ही गेन हो जाता है। तो एक ही कंपाउंड है, तो एक यदि इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो दूसरा उतना ही गेन कर लेगा। तो एक कोई कंपाउंड है, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, चाहे लॉस हो चाहे गेन हो, वही उसका एन फैक्टर होता है। तो यहाँ पर कहता है कि यदि कंपाउंड ऐसा है जिसमें कि एक तरह के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे तरह के एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, तो एन फैक्टर चाहे ऑक्सीडेशन के हिसाब से निकाल लो या रिडक्शन के हिसाब से निकाल लो, आंसर सेम आएगा। तो चलो भाई, रिडक्शन के हिसाब से यदि हम निकालते एन फैक्टर तो क्या होता, यानी सिर्फ मानते कि रिडक्शन ही हो रहा। तो सिखाया था पहला वाला केस, जैसे पहला वाला केस किए थे ना, वैसे ही निकाल लो। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +5, यहाँ पर कितना, -1, तो चेंज कितना हो गया, 5 -1, और इसका मॉड, और नंबर ऑफ एटम Cl का 1 है, 1 से गुना कर दिया तो 5 और 1 6। अब यदि ऑक्सीडेशन के हिसाब से एन फैक्टर निकालना चाहते और मानते कि यदि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कैसे निकालते, यहाँ पर -2, यहाँ पर 0। तो बेसिकली अब तुम होशियार हो गए हो, चेंज देखते, एक एटम के अनुसार चेंज देखते। ये -2 0, डिफरेंस कितना, 2, लेकिन नंबर ऑफ एटम, उस एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम कितने हैं उसे मल्टीप्लाई भी तो करते हैं, याद है। तो नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन का कितना, 3, तो किससे गुना कर दिया, 3 से, तो 3 दूना 6, तो एन फैक्टर 6 हुआ। चाहे ऑक्सीडेशन के हिसाब से देखो या रिडक्शन के हिसाब से देखो, ऐसे केस में बराबर ही आता है। यानी बेसिकली अगर कोई कहे कि इस कंपाउंड का एन फैक्टर कितना, तो 6 और 6 12 मत जोड़ देना कि ये 6 और 6। सर जोड़ते कहाँ थे, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, जोड़ते वहाँ पर थे जहाँ पर कि या तो सबका बढ़ रहा था ऑक्सीडेशन स्टेट या तो सबका घट रहा था। अरे तो टोटल ट्रांसफ़र के लिए उसमें जोड़ना ना पड़ेगा, सबका बढ़ रहा है तो कितना टोटल बढ़ा, सबका घट रहा है तो टोटल कितना घटा। लेकिन एक का बढ़ रहा है दूसरे का घट रहा है, तो एक का जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, लॉस होगा, उतना ही दूसरा गेन कर लेगा, और वही उसका एन फैक्टर कहा जाएगा। तो एन फैक्टर इस कंपाउंड का 6 6 12 नहीं, सिर्फ कितना हो गया, 6 हुआ। नोट कीजिए, एक और एग्जाम्पल से समझेंगे।
चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। NH4Cr2O7, इसको कहते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट। यही अगर K2 रहता ना, K2Cr2O7, तो उसको कहते थे पोटेशियम डाइक्रोमेट। उसके जगह पर अमोनियम आ गया तो कहते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट। टूटा N2 + Cr2O7 + H2, ऐसे टूटा। हमको एंड फैक्टर इस कंपाउंड का कैलकुलेट करना है। तो पहले देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन, यानी बेसिकली किन किन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, तभी ना पता चलेगा कि केस 1 है कि केस 2 है कि केस 3 है। तो क्या लगता है किसका किसका चेंज हो रहा होगा? नॉर्मली ऑक्सीजन का हमने क्या सिखाया था कि -2 होता है। यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2, यानी ऑक्सीजन का तो चेंज नहीं कर रहा। रह गया बात हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का जनरली कंपाउंड में +1 होता है, यहाँ +1 है, H2 है +1 है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर रहा। तो किसका चेंज कर रहा होगा? नाइट्रोजन का और क्रोमियम का। अब नाइट्रोजन और क्रोमियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? तो सिखाया था कि ऐसे बड़ा वाला कंपाउंड को ना 2 पार्ट में तोड़ देते। ये NH4+ आयन होता है, अमोनियम आयन NH4+। देखो Cr2O7 एक साथ है और NH4 एक साथ है। ये डाइक्रोमेट आयन है और ये अमोनियम आयन है। NH4++ क्यों? क्योंकि Cr2O7 ओवरऑल देखोगे तो 1 है, ओवरऑल 1, तो इस पर +1, इधर वाला चार्ज इधर। अब डाइक्रोमेट आयन Cr2O7, इस पर नेगेटिव, पहला कटायन दूसरा एनायन, ये 2 चार्ज इस पर चला गया -2, तो इस पर -2। ऐसे तोड़ने से हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगा। किस पर? N पर और Cr पर। तो N पर कैसे निकालो? X मान लो ना बच्चे, X हाइड्रोजन का 1 का 1 तो 4 का 4 +4, टोटल चार्ज कितना? +1। तो X का वैल्यू आ गया, X का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? X का वैल्यू आ गया -3। यानी बेसिकली नाइट्रोजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? -3। अमोनियम वाला जो नाइट्रोजन है उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट -3 आया। क्या सिमिलरली क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? ये तो निकालना सिखाया ही था सेकंड लेक्चर में ना। इसको X मान लो, एक एलिमेंट का X तो 2 एलिमेंट का 2X, ऑक्सीजन का होता है -2। ये तो बहुत बढ़िया से तुम लोग को आ चुका होगा। तो 7 दूना 14 -14 = टोटल चार्ज -2। तो X का वैल्यू आ गया +6। 14 में से 2 को घटा के 2 से डिवाइड कर दो, 12/2 6 +6, यानी क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। ये इसी 2 तरह के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है कि नहीं? अब प्रोडक्ट में देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, जो प्रोडक्ट है उसमें नाइट्रोजन और क्रोमियम का। तो नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में है, बोलो याद है पहला वाला पॉइंट, कोई भी एलिमेंट अपने स्टेबल स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो नाइट्रोजन का यहाँ पर 0, और क्रोमियम का निकाल सकते हो, यहाँ पर सिखाया था Cr2O7, यहाँ रफ में लिख लिया। Cr पर निकालना है 2x - 7 दूना 14 = 0, तो x का वैल्यू आ गया, कितना आ गया? Cr2O3, गलत लिख दिया यहाँ पर, Cr2O3। तो Cr2O7 में नहीं जाता, इसको करेक्ट कर लोगे, Cr2O3 बनता है। ये बाय मिस्टेक हमने कोई कंपाउंड नहीं पाया था Cr2O7, यानी बेसिकली Cr2O7 पाया जाएगा तो वो आयन होगा, न्यूट्रल कंपाउंड नहीं होता। बेसिकली क्रोमियम ऑक्साइड में ये टूट करके जाता है Cr2O3। तो Cr2O3 है तो देखो 2x - 3 दूना 6, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? +3 के बराबर, यानी क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 के बराबर। Cr2O3 में क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब जो हमने पढ़ाया उसके अनुसार जरा चेक करते हैं। नाइट्रोजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, नाइट्रोजन पर 0 हो गया, क्रोमियम पर +3 हो गया। 2 तरह के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है। नाइट्रोजन का -3 से बढ़ करके 0 हो गया, बढ़ गया ना, बढ़ गया तो क्या कहते हैं उसको? ऑक्सीडेशन कहते हैं बच्चे, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। क्रोमियम का +6 से घट करके +3 हो गया, यानी बेसिकली क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया तो क्या कहते हैं उसको? रिडक्शन, यानी एक ही तरह का कंपाउंड है। ये नॉर्मली ऐसा होगा ना जिसमें कि कोई एक कंपाउंड टूट रहा होगा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में, वहाँ पर अप्लाइड होता है। वही ना केस होगा जहाँ पर कि उसमें से एक तरह के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है।
तो ऐसे केस में क्या सिखाया, किसके अनुसार एन फैक्टर निकालोगे, रिडक्शन के अनुसार कि ऑक्सीडेशन के अनुसार, या दोनों में से किसी के अनुसार? दोनों में से किसी एक को मानते हुए कि सिर्फ वही अगर होता तो क्या एन फैक्टर होता, ऐसे मानते हुए निकाल लो। दोनों केस में एन फैक्टर सेम होगा और वह कंपाउंड का भी एन फैक्टर वही हो जाएगा। तो चलो ऑक्सीडेशन यदि मानते हुए एन फैक्टर निकालते हैं, तो ऑक्सीडेशन मानते हुए अगर एन फैक्टर निकालते, किसका हो रहा है, नाइट्रोजन का, कितना, -3 से 0 हो गया, एक में चेंज कितना, 3 का निकालना सिखाया था ना। एक के अनुसार देखते, एक एटम के अनुसार यहाँ लिखते हो, तो ये -3 0, डिफरेंस कितना, 3, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। और नाइट्रोजन का एटम कितना, 2 है, किससे गुना कर दिया, 2 से, तो कितना हो गया, 6। यदि रिडक्शन के अनुसार निकालना चाहे एन फैक्टर तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ +6 है, यहाँ कितना, +3, तो एक एटम में चेंज जो है 3 का है। अब बताओ 7 से गुना करें कि 2 से गुना करें? बार बार ये हम पूछते हैं। जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है बच्चे ना, उसकी संख्या को काउंट करो, क्रोमियम की संख्या को काउंट करना है। यहाँ पर कितने एटम है, 2, तो 2 से गुना कर दिया तो 3 दूना 6, तो एन फैक्टर 6 हुआ। 6 6 12 नहीं, बार बार कराऊँ तो कंपाउंड का, इस पूरे कंपाउंड का जो एन फैक्टर आप लिखेंगे ये 6 के बराबर ही हुआ। चाहे ऑक्सीडेशन के अनुसार निकालो, रिडक्शन, सर ये क्या हमेशा बराबर आएगा? ऐसे केस में हमेशा ही बराबर आएगा, ये पक्की बात है, अदरवाइज केमिस्ट्री का रूल ही फेल ना हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसा थोड़ी ना कि कहीं चला जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, एक लूज करता है तो दूसरा गेन करता है। और यही अगर सिर्फ यही कंपाउंड है जिसमें कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों सब एक ही में हो रहा है, तो ऐसे केस में एक एलिमेंट जितना लूज करेगा दूसरा उतना गेन कर लेगा। और जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो, चाहे लॉस हो चाहे गेन हो, वही उसका एन फैक्टर कहा जाता है। नोट कर लो बच्चे। तो ये जो हुआ केस नंबर 3 हुआ। इसके बाद फिर हम लोग लास्ट केस लेते हैं, केस नंबर 4। बढ़िया से देखोगे, केस नंबर 4 में बहुत सारा चीज़ सीखने का है। एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन है जिसको कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। केस 4, एन फैक्टर इन केस ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन। रिएक्शन। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है। कभी कभी तो क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिएक्शन में डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा है। तो पहले समझेंगे कि ये जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है वो होता क्या है। तो पहले वो देखोगे। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन same element of a compound or molecule is oxidized as well as reduced। क्या कहता है? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक तरह का ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि यदि कोई एक मॉलिक्यूल है या फिर कोई एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, तो उसमें से सेमी एलिमेंट का, ध्यान से सुनो, सेमी एलिमेंट का
ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन भी हो रहा, तो उसको हम लोग कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सर इसके पहले वाला भी जो केस 3 लिए थे तो यही बोल रहे थे, नहीं यही नहीं बोल रहे, थोड़ा डिफरेंस था बेटे। क्या डिफरेंस था? उसमें एलिमेंट डिफरेंट था। एक तरह के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा था, दूसरे तरह के एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, एक ही तरह के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी, यानी कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल है तो सेमी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा, रिडक्शन भी हो रहा, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सर नहीं बात समझ में आई? समझाते हैं एग्जाम्पल से, पहले वो समझोगे। देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमने लिया I2 और ये I2 महोदय किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट दिए I- और IO3-। क्या ये रिएक्शन देता है? सर बिल्कुल रिएक्शन दिया हुआ रहता है। रिएक्शन दिया हुआ रहेगा तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, तभी तो एन फैक्टर निकाल पाओगे। अब ये I2 एक मॉलिक्यूल हो गया जो जिसमें कि 2 प्रोडक्ट जा रहा है, एक I- और दूसरा IO3- बन रहा है। ज़रा देखते हैं हो क्या रहा है मामला। ये आयोडीन है, इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो एरो लगा के लिखते हैं बेसिकली क्या लिखते हो? ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हो। सर ऑक्सीडेशन नंबर की ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत बार सिखाया, ऑक्सीडेशन स्टेट कहो या ऑक्सीडेशन नंबर कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये I है, अकेला कोई एक एटम है ना, तो उस पर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है, तो ये -1 यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अब यहाँ पर इस I पर क्या होगा बच्चे, तो निकाल लेते, इधर रफ में IO3- ऐसे लिख लिया, तो I पर निकालना, इसको x मान लिया और ये 3 दूना 6 इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू आ गया +7, यानी इस आयोडीन पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। इस पर -1 है, जो लिखा है वही हो गया -1, दिस इज -1। तो जो मैं पूछता हूं मुझे बताओ, I2 एक मॉलिक्यूल है जिसमें कि आयोडीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 में गया, क्या हुआ? रिडक्शन हुआ ना, घट गया, 0 से -1 तक घट गया, रिडक्शन उसको कहते हैं। अब इसी में से कुछ आयोडीन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +5 होगा ना, +5 में गया, +5 में गया। तो बताओ क्या हुआ? समझ में आया ना क्यों +5 होगा? -6 है तो इधर जाके प्लस हो गया, 6 घटाओ 1 कितना हो गया? +5। ये IO4- होता तो +7 होता, IO3- से, तो x -6 इक्वल टू -1, x सॉल्व करोगे तो +7 नहीं बल्कि +5 आएगा। बढ़ गया, बेसिकली हमें देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो क्या कहते हैं? इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, है कि नहीं? ये ऑक्सीडेशन हुआ। अब जो मैं पूछता हूं मुझे बताओ, किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ? I2 में किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ? आयोडीन का। I2 में किस एलिमेंट का रिडक्शन हुआ? आयोडीन का। यानी इस I2 मॉलिक्यूल में सेमी एलिमेंट आयोडीन है जिसका कि ऑक्सीडेशन भी हो गया और रिडक्शन भी हो गया। तो ऐसे केस में हम एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? पहली बात, ऐसे तरह के रिएक्शन जिसमें कि मॉलिक्यूल या कंपाउंड में से सेमी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, तो उसको एक नाम से पुकारते हैं, बोलो साहब, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या होता है? कंपाउंड में सेमी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी होता है, उसको बोलते हैं क्या? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो बहुत बार 4 रिएक्शन तुमको दे देगा और पूछेगा कि इन सब में से डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का कौन सा एग्जाम्पल है, तो मेरे हिसाब से आप पहचान लोगे। अब ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन यदि तुम्हें पहचान में आ गया तो उसका एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? ऐसे केस में बच्चे एन फैक्टर यदि कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे कि दोनों के अनुसार एन फैक्टर, पहला वाला केस जैसा सिखाया तो वैसे निकालो, रिडक्शन के अनुसार भी और ऑक्सीडेशन के हिसाब से भी एन फैक्टर निकालो, पहले जैसे निकालते थे। तो एक को x कह दो और दूसरे को y कह दो, किसी को भी x कह दो, किसी को भी y कह दो। x और y क्या कर रहे हैं? अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन होता तो रिडक्शन जो एन फैक्टर वो क्या होता, यदि सिर्फ रिडक्शन होता तो एन फैक्टर क्या होता, वो हम लोग x और y ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, यदि सिर्फ रिडक्शन होता, ये वाला केस अभी भूल जाओ, तो एन फैक्टर कैसे निकालते? यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0, यहाँ पर कितना है? -1,
तो डिफरेंस देखो एक एटम में कितना हो गया 1 का, उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, और नंबर ऑफ एटम कितना है 2, तो 2 से गुना कर दिया, यानी सिर्फ रिडक्शन होता तो एन फैक्टर 2 के बराबर ही होता। यदि सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो रहा होता तो क्या एन फैक्टर पहले केस के अनुसार निकाल सकते थे? निकाल सकते। भाई बताओ यहाँ पर कितना 0, यहाँ पर कितना +5, डिफरेंस कितना 5 का। सर ये -5 लिखे कि 5 लिखे? मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड, साइन नहीं डालना है, दोनों का डिफरेंस मॉड ले लो वो लिखना है। नंबर ऑफ एटम कितना 2, सर ये 1 है तो इसे 1 से गुना करेंगे ना, उसका एन फैक्टर हम थोड़ी निकाल रहे हैं। एन फैक्टर किसका निकाल रहे? इसका निकाल रहे हैं। अगर इसका एन फैक्टर निकालोगे तो इधर से इसका चेंज देखोगे और फिर इसका एटम काउंट करेंगे तो उधर वाला का एन फैक्टर आएगा, लेकिन हमको इसका एन फैक्टर चाहिए। तो इसमें जितना आयोडीन का एटम उससे गुना कर दिया, कितना एटम है 2, यानी कितना हो गया 5 दूना 10, इजंट इट? तो ये एन फैक्टर ना x हुआ ना y हुआ। ऐसे केस में एन फैक्टर जो होता है, ध्यान से सुनो, एन फैक्टर जो होता है इसके लिए फार्मूला xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। सर किसको x कहें किसको y कहें? x को y से रिप्लेस कर दो, फार्मूला तो सेम ही होगा। किसी को भी x कह दो किसी को भी y कह दो, आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी इसका बच्चे एन फैक्टर जो होगा इस फार्मूले से xy, देखो हम यहाँ एक बार फिर से लिख रहे हैं xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। x कितना आया 2 आया, y कितना आया 10 आया, डिवाइड बाई x प्लस वाई कितना हो गया 2 + 10 यानी कि 12, यानी बेसिकली 10 दूना 20 एंड बटा 12, इजंट इट? कैंसिल कर दो तो 5/3, 3 चौका 12, 5 चौका 20, यानी 5/3 एन फैक्टर I2 का हुआ। क्या सिखाया? ऐसे केस में एन फैक्टर, किस केस में? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के केस में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं ये सिखा रहे। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन पहचानने का तरीका, अगर कोई एक मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, ये क्या है मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड में से सेमी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और सेमी का रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को एक नाम से पुकारते हैं, बोलो सब, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक बार यदि आपने पहचान लिया, जैसे यहाँ पहचान लिया 0 से -1 हो गया घट गया, 0 से +5 हो गया बढ़ गया, तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए पहले ऑक्सीडेशन के अनुसार जैसे एन फैक्टर निकालते थे वो निकाल लो, और रिडक्शन के अनुसार अलग अलग निकाल लो। एक को x कह दो, दूसरे को y कह दो, किसको x कहें किसको y, किसी को भी x कह दो किसी को भी y कह दो। और ऐसे कंपाउंड के लिए जो कि डिसप्रपोर्शनेट कर रहा, उसके लिए एन फैक्टर का फार्मूला आ गया, क्या बोलो सब, xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। x प्लस वाई, फार्मूले में x और y का वैल्यू को पुट कर दिया तो एन फैक्टर तुम्हारे पास निकल करके आ जाएगा। सर ये एन फैक्टर क्या फ्रैक्शन भी? बिल्कुल फ्रैक्शन में सिखाया था। एन फैक्टर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, किसी एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड का होता है, और एन फैक्टर फ्रैक्शन भी हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एन फैक्टर। अभी कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, इसको पहले नोट करो। है कि नहीं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, इसको पहचानना भी बढ़िया से सीखना है बच्चे। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो सब, Cl2 लिखा, Cl माइनस में गया, N प्लस ClO4 माइनस कर दिया, देखते के साथ लग गया होगा कि अरे ये तो बिल्कुल डिसप्रपोर्शनेशन वाला ही केस लग रहा है। कैसे? पहले ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर ऐसे एरो दे के असाइन कर लो, इसका 0 है, एक एलिमेंट अकेला ही है, एक ही एटम है, तो उस पर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1। और यहाँ पर Cl पर निकाल सकते हैं भाई, कैसे? यहाँ पर रफ में ClO4 लिख लो और Cl पर निकालना है, x मान लो,
4 दूना 8 -8 इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू कितना हो गया +7, यानी इस Cl पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है कि नहीं। तो जरा देखते हैं कि क्या मामला बन रहा है। क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां -1 घट गया, घटता है तो कहते हैं कि रिडक्शन हुआ। क्लोरीन पर यहां पर 0 और Cl4 वाले क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 बढ़ गया तो कहते हैं ऑक्सीडेशन, है कि नहीं। यानी इस Cl2 मॉलिक्यूल में क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन भी हुआ, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ, isn't it? ये ऑटो रिडक्शन भी है, ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या, उसी कंपाउंड या उसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन भी हो रहा, रिडक्शन भी हो रहा। ऑटो का मतलब क्या, सेल्फ, उसी कंपाउंड में, तो ऑक्सीडेशन भी उसी एलिमेंट का हो रहा, रिडक्शन भी उसी एलिमेंट का हो रहा है। तो क्या ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है कि नहीं, पक्की बात, ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ही है। अब बल्ब जल गया, तो अब सर ने सिखाया था कि रिडक्शन के अनुसार एन फैक्टर निकाल लो और ऑक्सीडेशन के अनुसार निकाल लो। किसी को x कह दो, किसी को y, किसको x कहें सर, किसको y कहें, तुम्हारी मर्जी, किसी को भी x कह दो, किसी को भी y कह दो, आंसर पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि n फैक्टर के लिए फार्मूला होने वाला है xy / x + y। यानी यदि सिर्फ रिडक्शन ही होता तो n फैक्टर कैसे, अब फटाफट तुम कैलकुलेट कर सकते हो। एक एलिमेंट में चेंज, ये -1 ये 0 तो 1 का है, मैग्नीट्यूड लेते हैं, एटम है 2 से गुना कर दिया, यानी सिर्फ रिडक्शन होता तो n फैक्टर 2 होता। यदि सिर्फ ऑक्सीडेशन होता तो इधर कितना है +7, ये कितना है 0, डिफरेंस कितना है 7 का, लेकिन एटम Cl का कितना है 2, तो 7 दूना 14। अब इसका हमको n फैक्टर चाहिए बच्चे, n फैक्टर, तो कैसे लिखते हो n फैक्टर, n फैक्टर होता है xy यानी 2 × 14 / x + y, 2 + 14 कितना 16, ये कितना हो गया, ये हो गया 14/8 यानी कि 7/4, है कि नहीं। ये एन फैक्टर हो गया। इंटरेस्टिंग है, नोट करो। और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। चलो भाई, अगला एग्जांपल लेते हैं। मज़ा आ रहा है ना, पहचान पा रहे हो। जैसे यहाँ यदि हमने लिखा P4 लिख दिया और P4 से PH3 में गया और PO4 3- में गया, क्या लगता है, एक बात तो आपको पता चल गया कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल P4 है तो फास्फोरस ही है। हमको एन फैक्टर P4 का निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो P4 में फास्फोरस पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। PH3 कैसे निकालो, x + 3 = 0, रफ में PH3 को लिख लिया। फास्फोरस पर निकालना था, x मान लिया, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 का 1 3 का 3 = 0, तो x का वैल्यू कितना -3, यानी PH3 जिसको फॉस्फिन कहते हैं, फास्फोरस पर ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। फॉस्फेट आयन वाला फास्फोरस पर निकालना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लेते हैं, और ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 दूना 8 = -3, यानी x का वैल्यू कितना आ गया +5, यानी इस फास्फोरस पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। क्या देख करके तुमको लग रहा है कि ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है कि नहीं, बिल्कुल है। कैसे है, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ घट गया तो रिडक्शन, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर बढ़ गया, 0 से +5 हो गया, क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो P4 में फास्फोरस का ही ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, सेमी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, तो उसको कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ऐसे केस में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, रिडक्शन के अनुसार निकाल लेंगे, ऑक्सीडेशन के अनुसार निकाल लेंगे। इसको x और y, यानी ओवरऑल एन फैक्टर नहीं हुआ। अगर रिडक्शन सिर्फ होता तो एन फैक्टर ये होता, ऑक्सीडेशन होता तो ये होता, लेकिन दोनों हो रहा है, तो उसके अनुसार कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला बार बार लिख रहे हैं, रट लेना, याद कर लेना, xy / x + y, ये लगा देना है।
तो रिडक्शन के अनुसार निकालो भाई, यहाँ 0 है, यहाँ -3 है, डिफरेंस कितना 3 का। सर ये माइनस क्यों नहीं लगा है, बार बार कह रहा है मैग्नीट्यूड लेना। अब मॉड लिखने की ज़रूरत थोड़ी ना है, समझ गए ना कि मैग्नीट्यूड लेना है। नंबर ऑफ आइटम कितना 4, तो 4 तिया कितना 12। यहाँ 0 फास्फोरस का, यहाँ कितना 5, डिफरेंस कितना 5 का। बोलो किससे गुना करें, इस फास्फोरस वाला जो एक आइटम है उससे कि ये वाला 4 से, जिसका निकाल रहे उसमें जितना आइटम है 4 से, तो 5 का 20। तो इस कंपाउंड का एन फैक्टर बच्चे क्या हो गया, XY, यानी 12 गुने 20 बटा X प्लस Y, कितना 32 हो रहा है। अब क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर हम देखें ध्यान से, है कि नहीं, तो 8 चौका 32, 3 चौका 12, 3 गुने 20 एन बटा 8 लिख सकते हैं। और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है ना, 4 दूना 8, या 4 से दोनों कैंसिल हो रहा है, ये 3 गुने 5, 5 का 20, 4 दूना 8, यानी बेसिकली 15 बटा 2। एन फैक्टर सॉल्व कर लिया, 15 बटा 2। तो इस तरह से एन फैक्टर हम निकाल पा रहे हैं। यदि सर एन फैक्टर pH3 का कह दे तो क्या इसका निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ध्यान से देखोगे, हर एक कंपाउंड का, चाहे रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, सबका एन फैक्टर तुम निकाल सकते हो। यदि रिएक्टेंट का निकाल रहे हो तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाना पड़ेगा, अगर प्रोडक्ट का निकाल रहे हो तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाना पड़ेगा। यानी इससे फिर इसको नहीं देखोगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर। तो इस कंपाउंड का एन फैक्टर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब जरा देखते हैं क्या मामला बन रहा है। pH3 से P4 की ओर जाना है तुमको, pH3 से P4 की ओर। तो किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करा, फास्फोरस का। यहाँ कितना -3, यहाँ कितना 0, चेंज कितना 3 का, मैग्नीट्यूड ले लिया। अब जितना एटम था उससे गुना करते हैं, किसका एटम, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है। तो 4 से गुना करेंगे 3 से, किसका एन फैक्टर निकालो, pH3 का। वहाँ पर फास्फोरस की संख्या कितनी है 1, तो 1 से गुना करेंगे ना। जब इसका एन फैक्टर निकाल रहे थे 4 से कर रहे थे, इसका जब निकालेंगे तो फास्फोरस एक ही है, किससे गुना करेंगे 1 से, तो एन फैक्टर कितना हो गया 3। यानी इसके लिए दाएं से बाएं तरफ जाने के लिए केस नंबर 1 ही बन रहा है। ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, बाएं से दाएं में डिसप्रोपोर्शनेट कर रहा है। कौन सा कंपाउंड, कौन सा मॉलिक्यूल डिसप्रोपोर्शनेट कर रहा है, P4, जिसमें कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन। इधर से देखोगे तो फास्फोरस का सिर्फ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, -3 से 0, एक ही चीज़ हो रहा है। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट का भी एन फैक्टर निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट्स का एन फैक्टर निकालने के लिए आपको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जानना पड़ेगा। जिस तरह से रिएक्टेंट के लिए करते हो वैसे प्रोडक्ट के लिए कर लो और आंसर तुम्हारे पास आ जाता है कि नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या सीख रहे हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें कि कंपाउंड या मॉलिक्यूल में से एक ही तरह के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन भी हो रहा, उसको कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इस केस में एन फैक्टर निकालना हम लोग सीख रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, H3PO3 है ना, फास्फोरस एसिड है। ये भाई साहब गए H3PO2 में और ये चला गया H3PO4 में। हमको एन फैक्टर निकालना, मान लो कि सब कंपाउंड का निकालना है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबका। तो पहले इसका निकालते हैं, देखते हैं कि मामला क्या बन रहा। क्या इस फास्फोरस पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाओगे, बहुत बार सिखाया है ना, इधर अपने निकाल लिया। H3PO3 लिखा, फास्फोरस पर हमको निकालना था हाइड्रोजन के लिए, एक के लिए एक तो 3 के लिए 3, फास्फोरस का x मान लिया, -3 दूना 6 = 0, तो x का वैल्यू आया +3। यहाँ पर फास्फोरस पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ऑक्सीजन का तो चेंज नहीं करेगा, -2 होता है, इधर भी -2। हाइड्रोजन का जनरली क्या सिखाया था, +1, उसका भी चेंज नहीं कर रहा, यानी चेंज किसका कर रहा है, फास्फोरस का। क्या ये निकाल पाओगे H3PO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका, फास्फोरस का, x मान लेंगे तो 3 + x - 4 = 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया +1, यानी इस फास्फोरस पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। सिमिलरली इसका निकालेगा तो कितना हो गया, 4 दूना 8 घटाओ 3 यानी +5, है कि नहीं। सिखा दिया, खुद से भी कुछ करोगे तभी ना सीख पाओगे। अब मामला देखते हैं यार, इस फास्फोरस से इस फास्फोरस तक आए तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 से 1 हो गया, घट गया कि बढ़ गया, घट गया, क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन कहते हैं।
इस फास्फोरस से इस फास्फोरस तक आए तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 से 5 हो गया, घट गया कि बढ़ गया? बढ़ गया। बढ़ गया तो क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब देख करके बताओ बच्चे कि क्या ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है कि नहीं? बिल्कुल है। यही तो सिखाया, किसी एक कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में सेमी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा, उसी का रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ऐसे केस में एन फैक्टर क्या भाई? तो किसी को x कह दिया, किसी को y कह दिया, यानी एन फैक्टर पहले ये मानते हुए निकाल लो कि यदि सिर्फ रिडक्शन होता तो क्या होता, सिर्फ ऑक्सीडेशन होता तो क्या होता। यानी पहला वाला केस मान करके यहाँ 3, यहाँ +1, डिफरेंस कितना? 2 का। एटम फास्फोरस का 1 यानी कि ये 2 होता। यहाँ से ऑक्सीडेशन के अनुसार ये 3, ये कितना? 5, डिफरेंस कितना? 2 का। मैग्नीट्यूड लेना है, एटम कितना? 1, तो 2 हुआ। लेकिन एन फैक्टर हमको इसका चाहिए। फार्मूला सबको याद है, एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, यानी 2 गुने 2 प्लस 2 2 4, तो कितना हो गया? 1 के बराबर। एन फैक्टर 1 हुआ। इजंट इट? यदि सर इसका एन फैक्टर हमको निकालना होता तो निकाल सकते थे, बिल्कुल। अगर तुमको प्रोडक्ट्स का एन फैक्टर निकालना है तो रिएक्टेंट की तरफ आओ। ये कितना? +1, ये कितना? +3, डिफरेंस कितना? 2 का। मैग्नीट्यूड लेना है, और एटम इस फास्फोरस का 1 है तो एन फैक्टर 2 हुआ। क्या इसका एन फैक्टर निकाल सकते हो? इसका भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट की ओर, अभी यहाँ से यहाँ नहीं जाना है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर जाना है। रिएक्टेंट का देखना है तो प्रोडक्ट की ओर जाओगे, प्रोडक्ट को देखना है तो रिएक्टेंट की तरफ जाओगे। फास्फोरस का +5 है, यहाँ कितना? +3, डिफरेंस कितना है? 2 का। नंबर ऑफ एटम कितना? इसका 1, यानी एन फैक्टर H3PO4 का 2 के बराबर होगा। इजंट इट? तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि कंपाउंड में सेमी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और सेमी एलिमेंट का रिडक्शन भी होता, उसको कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सर यदि उल्टा हो, उधर से हम देखें तो, यानी कि 2 कंपाउंड था, 2 कंपाउंड में एलिमेंट सेम ही था, और दोनों जो एलिमेंट है एक कंपाउंड इधर बना, यानी उल्टा, ये दोनों मिल करके ये बनाता, तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं कम प्रोपोर्शनेशन, यानी रिवर्स, उल्टा। कभी कभी ये पूछ सकता है रिवर्स का मतलब क्या? उल्टा। रिवर्स ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। है ना? नोट कर लो। तो ये 4 केस हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें कि पहला 2 केस न्यूमेरिकल पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये लास्ट वाला जो केस है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है, इसी पर क्वेश्चन पूछ देता है। एन फैक्टर तो है ही है, लेकिन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन दी हुई रिएक्शन में से कौन सा है वो भी पूछता है, तो इसके बारे में बढ़िया से आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलो बच्चे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो केस ले रहे हैं, केस नंबर 5 नहीं ले रहे हैं, बल्कि रिडॉक्स रिएक्शन से बिल्कुल डिफरेंट केस ही है वो। देखो सर, ये अलग केस है, बिल्कुल डिफरेंट केस है, स्पेशल केस है। रिडॉक्स का केस नहीं है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कुछ नहीं हो रहा। एन फैक्टर ऑफ कंपाउंड्स इन विच नो एटम्स are undergoing का मतलब हो रहा है चेंज इन ON, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। यानी एक अब ऐसा केस ले रहे हैं
जो कि रिडॉक्स रिएक्शन का केस ही नहीं है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसमें कुछ हो ही नहीं रहा। उस कंपाउंड में न तो किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा और न तो किसी का रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे केस में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो ऐसे केस में इन दिस केस एन फैक्टर इज इक्वल टू टोटल कार्टायनिक और टोटल एनोनिक चार्ज। कहता ये है कि अगर कोई कंपाउंड है, जैसे NaCl है, पानी में डाला टूट गया, Na प्लस और Cl माइनस में चला गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट NaCl में Na का +1 था, Na प्लस भी गया तो +1 रहा। Cl का क्या था? Cl का -1 था NaCl में और टूट गया तो भी Cl माइनस बना तो माइनस बन ही रहा, यानी किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं किया। तो यदि ऐसा रिएक्शन है ना जिसमें कि उस कंपाउंड में किसी तरह के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ना करे, तो कहता है कि उस कंपाउंड में टोटल कैटायनिक या टोटल एनायनिक चार्ज, दोनों में से कोई ले लो, दोनों को जोड़ना नहीं है क्योंकि दोनों बराबर होगा, जितना कैटायनिक होगा उतना ही एनायनिक। तो आप चाहे टोटल कैटायनिक चार्ज निकाल लीजिए, टोटल एनायनिक चार्ज निकाल लीजिए, वही उसका एन फैक्टर कहा जाता है। सर ये बात समझ में नहीं आई, समझाते हैं, एक एकदम सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे अल्मुनियम सल्फेट है, Al2SO4 थ्राइस है कि नहीं, ये टूटा भाई, पानी में डाल दोगे तो टूटेगा। किस में टूटेगा? चार्ज देना भी सिखाया था अल्मुनियम और सल्फेट आयन में। सल्फेट आयन देखो, इधर वाला चार्ज इधर, इधर वाला चार्ज इधर, पहला वाला कटायन तो +3 चार्ज, ये वाला इधर गया, ये 2 इधर -2 है कि नहीं। तो अल्मुनियम पे +3 और सल्फेट आयन इस तरह से बना। रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, एन फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केस मान लो ये रिएक्शन दे दिया, तो देखते हैं किसका किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है। तो इसको क्या सिखाया था? अल्मुनियम सल्फेट को अगर सबका निकालना है तो तोड़ देते हैं ना, तो वही तोड़ेंगे, तोड़ते भी तो क्या था, Al3+ आता और सल्फेट 2- ए आयन आता। तो अल्मुनियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना है? +3, और ऑक्सीजन का तो चेंज नहीं कर रहा, ये -2, उधर भी -2। सल्फर पर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से निकाल सकते हैं बच्चे, कैसे निकालोगे? x मान लिया, 4 दूना 8 = -2, यानी x का वैल्यू +6, यानी सल्फेट आयन वाला सल्फर पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 के बराबर। यहाँ पर भी अल्युमिनियम का +3 रह गया और सल्फेट आयन वाला अभी तो निकाले यहाँ पर, ये +6 ही रह गया। अब बताओ कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसका चेंज किया, अल्युमिनियम का कि सल्फर का? किसी का चेंज नहीं किया। अल्युमिनियम का +3 से +3 रह गया और सल्फर का +6 से +6 ही रह गया। तो नॉर्मली ये केस कहाँ पर आता है? इलेक्ट्रोलाइट के केस में। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड जो पानी में डाला टूट गया, तो टूटने पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर रहा है, वहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ टूट गया और टूट के आयंस में चला गया, तो वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करता। तो एन फैक्टर ऐसे केस में निकालते हैं। कहता है कि चाहे टोटल आप कैटायनिक चार्ज या टोटल एनायनिक चार्ज निकाल लीजिए, वही उसका एन फैक्टर है। अगर मान लो टोटल हमको कैटायनिक चार्ज निकालना होता तो किस में अल्युमिनियम का कितना एटम है? 2 एटम है ना, सॉरी नहीं बल्कि 2 एटम है। तो एक पर चार्ज +3 है तो 2 पर कितना होगा? 3 दूना 6, यानी कैटायनिक चार्ज भी जोड़ोगे तो एक एटम पर +3 है तो 2 एटम पर 3 दूना 6, एन फैक्टर 6 होता। सल्फेट आयन की बात करते हैं, तो सल्फेट आयन पर क्या चार्ज है? -2, तोड़ के यहाँ पर देखोगे -2, और कितने आयन है? 3, तो ये 3 आयन है कि नहीं। तो एक आयन पर चार्ज -2 है, एक आयन पर -2 और 3 आयन है तो 3 दूना 6। तो चाहे एनोनिक चार्ज ले लो चाहे कैटायनिक, टोटल एनोनिक या टोटल कैटायनिक चार्ज, यानी इसी तरह से खाली तोड़ दोगे या इधर भी तोड़ दोगे, इधर तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 हो गया और ये कितना? 3, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, दोनों बराबर ही होगा। अरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो चार्ज तो दोनों बराबर है ना होगा। तो एन फैक्टर क्या हो गया? 6। टोटल कैटायनिक चार्ज या टोटल एनायनिक, सॉरी ये SO4 -2 चार्ज होगा, यहाँ से तोड़ के निकालोगे, ये तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर चार्ज है -2, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो एन फैक्टर 6, 6 जोड़ोगे नहीं, 6 और 6 12। टोटल कैटायनिक या टोटल एनायनिक चार्ज जो आपने निकाला वही उसका एन फैक्टर कहा जाता है कि नहीं?
तो इस तरह से हम लोगों ने एन फैक्टर बड़े ही डिटेल में पढ़ा। ये एन फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं रिडॉक्स रिएक्शन में आपको बताया हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जिसमें 2 बेसिक नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। पहला क्या, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल, देखो ना भाई हर जगह ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालना ही पड़ रहा है, उसके बिना कोई काम ही नहीं चल रहा है। और दूसरा एन फैक्टर, जो कि हम लोगों ने एसिड के केस में सीखा, बेस के केस में सीखा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो 4 केस लिया, और एक स्पेशल केस जहाँ पर कि कोई कंपाउंड है ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा, तो एन फैक्टर क्या होता है। बढ़िया से इन केसेस का एन फैक्टर कैसे निकालते अभ्यास कर लोगे। इसका उपयोग कहाँ पर आने वाला है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइट्रेशन, जिसको कि बच्चा बहुत भयानक समझता है कि सर टाइट्रेशन हो गया। ये टाइट्रेशन समझ में बिल्कुल नहीं आता, बड़ा आसान सा चीज़ है। अगर एन फैक्टर पर कमांड है तो टाइट्रेशन बहुत ही आसान सा चीज़ है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। खुश रहिए, एनर्जी में रहिए, एंथुसियास्टिक रहिए, पॉजिटिव चीज़ें देखते रहिए, सुनते रहिए, ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं। और जम के पढ़ाते रहिए, गर्दा उड़ा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही बच्चे।